Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second part of biology in the service of mankind, that is disease control. So let's move to the class board. So dear students, biology and services of mankind So in that body context, we have discussed that the biological science has been helping the mankind in various ways. और उन वेरियस वेज में से हमने 3 वेज की बात की थी जिसमें जो बायोलॉजी है उसने हेल्प किया. नंबर 1, दैट वाज बायोलॉजी in food production. Number 2, biology in combating diseases. Or the biological, or we can say that the disease control also, this is also called as disease control. And number 3, biology in protection and conservation of environment. So in the previous lectures, we have discussed the services of biology as per the food production, कि फूड प्रोडक्शन में किस तरह से बायोलॉजी ने जो हेल्प की, उसमें हमने मुख्तलिफ वेज डिस्कस किए पिछले 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के हवाले से बात की. फिर उसके बाद हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के हवाले से बात की जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से बात की कि उसने किस तरह से हेल्प की फूड प्रोडक्शन में, क्लोनिंग और वो टिश्यू कल्चर टेक्निक वगैरह. फिर उसके बाद हमने केमिकल कंट्रोल के हवाले से बात की कि जो ट्रेडिशनल वे था क्रॉप्स की फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाने के लिए उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, और उन डिसएडवांटेजेस पे काबू पाने के लिए बायोलॉजी ने किस तरह से हेल्प की बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसमें भी हमने बात की बाय मेकिंग बायोपेस्टिसाइड्स. फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के हवाले से बात की कि किस तरह से जो एपिडेमिक्स हैं या जो डिज़ास्टर डिजीज़ हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. इसके बाद हमने फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के हवाले से बात की कि उसमें फूड प्रोडक्शन की जा रही है लेकिन इन बाय यूजिंग द एरिजिड वाटर, तो फूड प्रोडक्शन के हवाले से बात हुई और उसमें ये नॉलेज गेन किया गया. इस पे एक्सपेरिमेंटेशंस हुई कि एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसेंशियल हैं, कितनी क्वांटिटी में इसेंशियल हैं और उनका क्या रोल है, कौन से पार्ट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आ रहा है. इससे जो प्लांट की प्रोडक्शन में इजाफा होगा, उसकी यील्ड में इजाफा होगा, अल्टीमेटली फूड की प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी. और फाइनली एक हमने फूड को प्रिजर्व करने की टेक्निक जो है वो डिस्कस की थी, दैट वाज पेस्चराइजेशन. It was discovered by Louis Pasteur, the technique to preserve the milk and the milk products. तो ये कुछ ओवरव्यू जो कि फूड प्रोडक्शन के एतबार से बायोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा पोर्शन, इस हमारे मेन टॉपिक का दूसरा पोर्शन जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, सो दैट इज बायोलॉजी इन कम्बैटिंग
diseases means number 2, that is disease control. It is disease control. तो डिफरेंस डिजीज कंट्रोल बेसिकली 3 तरीकों के साथ डिजीज को कंट्रोल करने में बायोलॉजी ने हेल्प की। 3 तरीके, 3 प्रॉन्च्ड एक्शंस के जरिए, 3 प्रॉन्च्ड वेज के जरिए बायोलॉजी हेल्प्स अस इन कम्बैटिंग अ डिजीज, बीमारी से लड़ने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वो तरीक़ेकार बताए। वो 3 तरीक़ेकार के, द 3 ways by which there are, or the biology has introduced 3 pronged का मतलब है specific ways to control or combat a disease। एक बीमारी से लड़ने के लिए, उस पे काबू पाने के लिए जो 3 तरीक़ेकार जो इंट्रोड्यूस करवाए बायोलॉजी ने फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इट इंक्लूड्स नंबर 1 प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव measures, number 2 vaccination or immunization, number 3 is drug treatment and gene therapy। क्लियर? तो ये 3 डिफरेंट वेज जिसके जरिए डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाए, इसको हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न इन डिटेल्स। क्लियर? सो द फर्स्ट method to control our disease, which is introduced by biology, is preventive measures. So number 1 is preventive measures. प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स कि एहतियाती तदाबीर। तो ये एक मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई बायोलॉजी ने बीमारियों के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर जिसको हम एहतियाती तदाबीर कहते हैं, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स की जहाँ तक बात है तो ये किस तरह से हमारी जो हेल्प की है बायोलॉजी ने। द बायोलॉजिस्ट एंड द बायोलॉजी has provided the information regarding causative agents, regarding causative agents of diseases especially we are talking here about the infectious diseases,
Clear? And number two, the biology has provided us information regarding the mode of transmission, modes of transmission of diseases. Means कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहा जाता है? ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलें, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरसेस, लाइक माइक्रोस्कोपिक फंजाई, क्लियर, या फंजाई। तो जो पॉजिटिव एजेंट्स का मालूम पड़ जाना है डिजीज के हवाले से, मीन्स कि कौन सी डिजीज के पीछे किस माइक्रोब यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, दैट वेरी इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय बायोलॉजी। नंबर टू, अब वो बॉडी में एंटर हो चुका है या अभी किसी के अंदर एंटर नहीं हुआ, तो उसमें किस तरह से वो ट्रांसमिट हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म, द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि वो बीमारी आगे किस तरह से फैल सकती है, इसकी भी इंफॉर्मेशन जो दी है हमें बायोलॉजी ने। सो द डॉक्टर्स and the physicians and the surgeons, they are giving us information about them to that if we keep avoiding these causative agents and their modes of transmission, so various dangerous and very easily contracting disease can be prevented. तो ऐसी बीमारियां जो कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं, अगर हम इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, इनके पॉजिटिव एजेंट्स को समझने की कोशिश करें या इनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को समझने की कोशिश करें, अगर हम इनको अवॉइड कर सकते हैं तो वो बीमारी भी होने से बचाया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे सिलेबस के अंदर दो डिजीजेस के हवाले से। Two diseases has been discussed regarding the preventive measures in our syllabus. Number one is acquired immunodeficiency syndrome, जिसको हम सादा लफ्जों में कहते हैं एड्स, AIDS, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। तो थोड़ी बहुत आप इंफॉर्मेशन इससे प्रीवियस ग्रेड्स में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसके पॉजिटिव एजेंट्स के हवाले से बात करूंगा यहाँ पर, और इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के हवाले से बात करूंगा। ये बीमारी होती किस तरह से, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। क्लियर? तो उसमें ये वैरायटी ऑफ लाइफ में एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें हेपेटाइटिस और एड्स दोनों डिस्कस किए गए, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में। तो उसमें इसकी डिटेल्स शामिल हैं कि ये डिजीज़ यानी इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी। यहाँ पर हम डिजीज़ कंट्रोल के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। So the causative agent of AIDS is HIV means it is the abbreviation of human immunodeficiency virus. So basically इस वायरस को डिस्कस करेंगे। ये RNA कंटेनिंग वायरस है और स्फेरिकल इन शेप है, इसके पास स्पाइक्स होती हैं और काफ़ी डेंजरस है। फिलहाल इस वायरस का जो
कामयाब इलाज, सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ नॉट अवेलेबल, स्टिल इट इज़ a non-curable disease. Clear? So that is the causative agent of AIDS. तो आइए पहले इसके लफ्ज़ी मतलब पे चलते हैं. एक्वायर्ड का मतलब है आई एम हेल्थी और मेरे बॉडी के अंदर कोई नेचुरली कोई पैथोजन एंटर हो जाए. दिस मीन्स आई हैव एक्वायर्ड. इम्यूनो इज फॉर the immune system. Deficiency means the immune system is not working well, not working properly. Syndrome. चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलकर भी ये टर्मिनोलॉजी आपके काम आएगी. दो ऑल्टर्ड स्टेट्स होती हैं बॉडी की, एक को हम कहते हैं डिजीज और एक को हम कहते हैं सिंड्रोम. क्लियर? डिजीज आमतौर पर एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है. जब भी हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन इफेक्ट हो तो उसको हम डिजीज कहते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, जैसे कि लैरिंजाइटिस, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, जैसे कि एंट्राइटिस, जैसे जिंजिवाइटिस या ग्लोसाइटिस या फिर एनकेफ्लाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस. तो यहाँ पर जितने भी मैंने डिजीज़ के नाम आपके सामने लिए, ये सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कि एक एक ऑर्गन के इफेक्ट होने की वजह से होती हैं. लाइक मेनिंजाइटिस मेनिंजिस की वजह से, ग्लोसाइटिस जो है वो टंग के इन्फेक्शन है, gingivitis it is the infection of the gums, gastritis it is the infection of the stomach, enteritis it is the inflammation of the it's the inflammation of the intestines, etc etc. Clear? जबकि सिंड्रोम इसके बरक्स एक ऐसी ऑल्टर्ड स्टेट, डिसऑर्डर्ड स्टेट है बॉडी की जिसमें एक से जायद मोर देन वन ऑर्गन्स आर इफेक्टेड. एक से जायद ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं. जब एक से जायद ऑर्गन इफेक्ट होगा, और वो किसी भी सिस्टम का हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा किसी भी सिस्टम के हो सकते हैं, तो जब भी वो जोन सा ऑर्गन जो इफेक्ट हुआ है उसके सिम्टम्स आएंगे. तो मतलब ये कि मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे. मीन्स के जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट द डायबिटीज़, शुगर, तो शुगर हेड से लेकर टो तक जो है वो पेशेंट को इफेक्ट करती है. आईसाइट वीक हो जाती है और इस तरह से जो नर्व्स हैं वो सही तरह से काम नहीं करती, उसमें वो जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, पैर मतलब कि वो जैसे कीड़ियाँ चलते रहना. ऐसे पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. ये हार्ट जो है वो इफ़ेक्ट होता है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब कि इफ़ेक्ट है. इनकी किडनीज जो होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं. ये जो है वो नेफ्रोलॉजी जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है. मतलब कि जब एक से ज़ायद डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाए, उनके मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हों, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिंड्रोम. क्लियर? सो डिजीज और सिंड्रोम में आपको डिफरेंस समझ आ गया. तो एड्स ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है. किसकी वजह से? HIV की वजह से. क्लियर? तो ये एजेंट हमारे सिर्फ एक शॉर्ट इसमें बता देता हूँ फॉर्म में कि HIV ये बेसिकली जो है वो अटैक करता है द वाइट ब्लड सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारा इम्यून सिस्टम है. और इम्यून सिस्टम जब वाइट ब्लड सेल्स इसकी वजह से इफेक्ट होंगे तो इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू एड्स. और ऐसी कंडीशन में छोटी मोटी बीमारी जो है, जो कॉमन डिजीज हैं, वो भी खतरनाक साबित हो सकती हैं. क्लियर? नाउ इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये फैलती कैसे है? इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 18 उसके लास्ट में एक टॉपिक गिवन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. उसमें 4-5 डिजीज का जिक्र है, उसमें से एक ये भी है. ऐसी बीमारियां जिनका मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट हो, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है. क्लियर? तो इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे अहम बात, इट इज ट्रांसमिटेड by free sexual contact. Clear? अब इसका मतलब ये है कि let's suppose कि there are some partners, ठीक है, मतलब कि there is a husband and wife, एक कपल है, और उसमें से खुदा ना खास्ता अगर किसी एक को एड्स हो,
ठीक है, हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को हो। सो इफ दे हैव फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीन्स कि वो बगैर किसी फिजिकल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करे, इफ दे आर गोइंग फॉर इंटरकोर्स, तो अगर वाइफ को है तो उससे उसके हस्बैंड को हो जाएगा, और अगर हस्बैंड को है तो उससे उसके वाइफ को हो जाएगा। नंबर 2, जो सेकंड इसका मेथड है ट्रांसमिशन का, दैट इज द transfusion of blood having HIV। ऐसा शख्स जिसको HIV है और उसका ब्लड किसी और शख्स को लगा दिया जाए, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तो उससे भी एड्स जो है वो फैल देगा। क्लियर, दूसरे पर्सन को जिसको लगाया उसको हो जाएगा। इसी तरह से यूज ऑफ infected syringes with HIV। ऐसा शख्स जिसको HIV है और वो सिरिंज उसको इंजेक्शन लगाया गया और उसी का इंजेक्शन किसी और को लगा दिया गया, तो डियर स्टूडेंट्स उससे फैलेगा। पाकिस्तान में और इसी तरह से दूसरे जो ममालिक हैं, जो हमारे आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो इतनी वेल डेवलप नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर पेरिफ्री में अताई डॉक्टर क्या करते हैं कि वो एक ही सिरिंज से बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर उनमें से खुदा ना खासा कोई एक भी हुआ इसका HIV का पेशेंट, तो वो दूसरों को जो है वो जिसको उसका इंजेक्शन लगाया जाएगा, जितनों को उसका इंजेक्शन लगाया जाएगा, सब के सब उससे सफ़र करेंगे। ठीक है, उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ इन्फेक्टेड और नॉन स्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई सर्जरी करवाने जा रहा है और उससे पहले सर्जरी जो हुई किसी पेशेंट की, और अगर वो HIV से सफ़र कर रहा हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स उस बगैर स्टरलाइजेशन के अगर किसी सर्जन ने किसी दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल कर लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स, तो उससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी डिजीज, उससे उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी बाय यूज ऑफ इन्फेक्टेड और नॉन स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्फेक्टेड यहाँ पर किसकी बात करें? HIV से। क्लियर, सो दिस इज हाउ इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल जो सेक्रेशंस होती हैं इसके अंदर भी ये सेक्रेट होती है HIV का जो वायरस है। सो बाय ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों के अंदर ऐसी माएँ जिनको HIV है और उनके बच्चे जो हैं अगर दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो उनसे बच्चों को भी हो सकती है। ठीक है, बाय ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू children, so this is how HIV जो है वो फैल सकती है। तो यही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। इनसे अगर बचा जाए तो HIV जो है उसकी ट्रांसमिशन को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर को है तो वो अगर वो फिजिकल जो बैरियर्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा तो दोनों की बचत हो जाएगी। अगर जब भी कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको स्क्रीन करवाएं। अगर उसमें HIV या कोई हेपेटाइटिस का वायरस है तो ऐसे ब्लड कभी भी डोनेट मत करें या किसी को मत ट्रांसफ्यूज़ करें, तो इससे बचत हो सकती है। कभी भी सिरिंज जो है वो मल्टीपल एक से दो बंदों के लिए भी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल करने चाहिए, एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो और उसके बाद उसको जब वो डिस्कार्ड कर दिया जाए। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड और स्टरलाइज, जब भी कभी सर्जरी करनी हो किसी भी सर्जन ने, सो द इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी, द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड। और अगर वो मदर को है तो वो बच्चे को दूध नहीं ही पिलाएगी,
क्लियर, ताकि उससे बच्चा जो है वो HIV से बच सके, एड्स से बच सके। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल इसका ये क्योर अवेलेबल नहीं है, सक्सेसफुल क्योर इज नॉट अवेलेबल फॉर एड्स। नाउ the second disease which has been discussed in this topic is hepatitis. Hepatitis, it is the inflammation of liver. ये भी डिजीज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में डिटेल के साथ, इसके टाइप्स के साथ, इसके ट्रांसमिशन के साथ, क्लियर। सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, क्लियर, लिवर की इन्फ्लेमेशन है। एंड द कॉजेटिव एजेंट इज, इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है? द कॉजेटिव agent behind this disease is hepatitis virus और viruses एक्चुअली, ठीक है। ये 5 से 6 टाइप्स हैं इसकी, हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, E, F, G एंड H, जो कि डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 5 की लास्ट टॉपिक का, ये उसमें डिस्कशन होगी इसके हवाले से, ठीक है। तो इट्स कॉजेटिव एजेंट इज हेपेटाइटिस वायरस, क्लियर। एंड नाउ इट्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तकरीबन वैसे ही हैं जैसे कि HIV के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस भी इसी तरह से यूजुअली फैलता है by free sexual contact with affected partner, clear? Hopefully ये clear हो गया, यहाँ पर मैंने explanation दी। Number 2, by transfusion of blood which is infected or which is having hepatitis virus, clear। और इसकी इंफॉर्मेशन भी देता चलो डियर स्टूडेंट्स कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस जो B है, इनकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये लगवा लेनी चाहिए ताकि इनसे बचत हो सके। C की फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ syringes infected with hepatitis virus, clear। इसी तरह से इट कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड, ये आगे ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कि इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ जो है वो मदर से वो आके बच्चे में जा सकती हैं और मोस्टली नहीं जाती, ठीक है, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। ऑल्सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ surgical instruments which are not sterilized and used previously on an hepatitis patient, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ही तरीकों से अगर बचा जाएगा तो हेपेटाइटिस की जितनी टाइप्स हैं आमतौर पर उनसे बचा जा सकता है। सो दिस इज हाउ, ये प्रिवेंटिव मेजर्स, ये एहतियाती तदाबीर। एक और डिजीज जो कि आजकल आपको पता है कॉमन रही,
और वो कॉमन है, दैट इज़ कोविड-19, ठीक है। तो उसका भी हमें पता है पॉजिटिव एजेंट क्या है, दैट इज़ कोरोना वायरस, क्लियर। मुख्तलिफ उसकी स्ट्रेन्स हैं और वो उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमारी छींक मारने से, स्नीज करने से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, या कफ करने से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हवा में रहेंगे, और अगर उसकी रेंज में कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि हेल्दी है और वो इनहेल कर गया उन ड्रॉपलेट्स को, तो उससे कोविड जो है आगे फैलता है, कोरोना वायरस उसके अंदर एंटर होकर कोविड-19 का बायस बनेगा। इसी वजह से आपको बताया जाता है कि वो सैनिटाइज करें हाथों को, और थोड़ा सा फासला रखें, 2 से 3 मीटर का फासला रखें, एक आम जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे जाने से परहेज़ करें जहाँ पर ये ट्रांसमिशन हो रही है इसकी, ठीक है, जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है इस कोविड का। इसी तरह से, और ये तो जस्ट 2 से 3 एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं इन द मेडिकल साइंसेस, इन द by virtue of which we can we can get safe, remain safe by using the preventive measures. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।